क्लास होगी 8 बजे तक की, 8, 5, 8, 10 तक ऐसे जाएगी। चलो हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। कल हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, ठीक है। हमने कल देखा था कि कोई भी चार्ज अगर होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू बी, बी होता है। अरे केमिस्ट्री तुम्हारी क्लास 8 बजे कैसे हो गई? कभी भी हो जाती है कभी क्लास क्या? तुमने बोल दो ना सर को कि सर हम लोग की 7 से 8:15 तक फिजिक्स क्लास होती है। यार मैं 5 बजे क्लास ही ले सकता हूँ, मैं 4 बजे क्लास ही ले सकता हूँ, मैं लूँ तो कब लूँ क्लास? सर को बोल दो कि सर 7 से 8:15 तक सर ने फिजिक्स के लिए फिक्स करके रखा है। हम तो सर को बोल देना कि 7 से 8:15 फिजिक्स था। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो फोर्स होता है ना किसी भी चार्ज पे, उस फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है अब मैं देखो मेरे को लगभग 8, 5, 8, 10 तक हो जाएगा भाई। अभी क्लास स्टार्ट करते करते 7, 5 पे, तो 7, 5 तो अभी हो गए। कोई भी क्लास जो है ना अपनी, तुम लोग बोल दो सर को कि सर हम लोग के 7 से 8:15 तक की फिजिक्स होती है। देखो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि फोर्स था क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था। और हमने इसको लास्ट क्लास में सीखा था, हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखा था। हमने ये भी सीखा था लास्ट क्लास में कि कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर होगा तो वो ट्रैप होकर के रह जाता है, ठीक है। वो ट्रैप होकर के रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। अंदर ही अंदर वो क्या होता है, घूमता रहता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ये गोइंग इनटू द प्लेन, ठीक है। चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी ऐसी है, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल जो होगा ना यहाँ पे, इसके अंदर ही क्या बनाता है, ये इसके अंदर ये रोटेट करता है और ये ऐसे करके रोटेट करेगा ये सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। और ये घूमता है और ये घूमता रह जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेगा, ये घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसी, गोइंग इनटू द स्क्रीन है। चार्ज पार्टिकल की वैल्यू क्या है, क्यू, वेलोसिटी क्या है, बी वी, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, बी है। ये फोर्स हमारा हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर फील्ड और वेलोसिटी के बीच पे एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। देयरफॉर फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। अब देखो जब ये चार्ज पार्टिकल हमको वेलोसिटी देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो चार्ज पार्टिकल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। और वो इस मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकता, वो इसके अंदर आके ट्रैप हो जाता है, पूरा घूमता ही रहता है, ठीक है, बाहर नहीं निकल सकता। ये जैसे वेलोसिटी थी तो अंदर ही घूमता रहेगा। जब ये अंदर घूमता रहेगा तो ये क्या बनाएगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। और हमने देख के रखा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो होता है फील्ड के और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है। और हमको ये पता है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कौन से फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो हम ये देखते हैं कि इट इज बिहेविंग लाइक मैग्नेटिक फोर्स इज बिहेविंग like behaving as centripetal force। बिहेविंग ए सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर क्यू वी बी इक्वल्स टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो वी और ये भी कट जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा हमारे लिए, एम वी बाय क्यू बी। मतलब अगर हमारे पास कोई चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेट कर रहा है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी बाय
चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे इस रेडियस पे हमारे सामने कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, इसके हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे अभी। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। तीन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, ठीक है। रेडियस में अरेंज करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, सेम होता है। लेकिन मास ऑफ द प्रोटॉन किसका ज्यादा होगा, मास ऑफ द प्रोटॉन ज्यादा होता है ना। बोला तीनों की सेम वेलोसिटी, हैव सेम वेलोसिटी, क्वेश्चन होगा हैव सेम वेलोसिटी एंड आर इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सेम बी वेक्टर which has largest radius। तो अगर हम यहाँ बात करें इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, दोनों के पास चार्ज सेम होगा, लेकिन प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। इसलिए अगर चूंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इसलिए प्रोटॉन का रेडियस इसके रेडियस से बड़ा होना चाहिए। तो हमने बोल दिया कि प्रोटॉन का रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज radius of proton is greater than radius of electron, क्योंकि इसका मास ज्यादा है ना। देखो यहाँ पे, अच्छा, वेलोसिटी सेम है, फील्ड सेम है, इसका इसका मास बड़ा होता है, इसका रेडियस बड़ा होगा। उसके बाद आगे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है इसके मास के, क्या कहते हैं, प्रोटॉन के मास की, है ना, क्योंकि वो दो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से बना होता है। लेकिन अगर हम उसके चार्ज की बात करें तो वो डबल होता है चार्ज ऑफ दी इससे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तीन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है। तीनों को सेम वेलोसिटी है तीनों की, और तीनों को डाल दिया कि सेम मैग्नेटिक फील्ड में। किसका रेडियस बड़ा होगा, किसका रेडियस छोटा होगा। तो अगर हमने ये दो कंपैरिजन करते हैं प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज सेम होगा, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। लेकिन मास जो होता है ना, वो प्रोटॉन का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मास ऑफ द प्रोटॉन अगर ज्यादा होगा तो उसका रेडियस भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो देखो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लिख दिया मैंने। अब बात आती है अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल को अगर मैंने कंपेयर किया प्रोटॉन के साथ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर अल्फा पार्टिकल का मास अगर बहुत ज्यादा होता है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अल्फा पार्टिकल का मास अगर बहुत ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन से तो इसका रेडियस बड़ा ही होगा। प्रोटॉन से कंपेयर करें तो प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो वन होता है, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका क्या बोल सकते हैं, 4 टाइम्स तो मास होता है और 2 टाइम्स इसका चार्ज होता है, 4m/2q। v और v तो सेम ही रहेगा ना। अगर मास ऑफ द प्रोटॉन अगर m है, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन अगर q है, ये 4m और 2q, तो ये कट गया। तो इसका रेडियस तो, और इसका रेडियस प्रोटॉन के रेडियस के डबल हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल रेडियस ऑफ द प्रोटॉन से कितना होता है, डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये ऑर्डर मिल गया। आगे बात सबको समझ में, ये 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हो लोग 2 मार्क के क्वेश्चन में। क्लियर।
तो ये हमने समझ में आ गया कि रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है, और इसके लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमसे और क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, याद रखना है कि जो हम मैग्नेटिज्म चैप्टर जो पढ़ रहे हैं अभी, इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक तो फील्ड है और एक फोर्स है। फील्ड को जो हम पढ़ेंगे ना दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ और एक पढ़ेंगे हम लोग एम्पियर्स लॉ। फोर्स मैंने पहले स्टार्ट कर दिया है क्योंकि फोर्स फील्ड की हमको तो इंट्रोडक्शन तो ले लिए थे, तो मैंने पहले फोर्स स्टार्ट कर दिया। फोर्स का पूरा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम फील्ड की भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम सेकंड हमसे पूछा जाएगा, ये हमने पहले निकाला पहला टॉपिक रेडियस। सेकंड हमसे पूछा जाएगा डिटरमाइन द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होगा 2 पाई आर अपॉन वी। तो मान लो ये कोई पार्टिकल है जो कि चक्कर कंप्लीट करेगा अपना, एक फुल राउंड कंप्लीट करता है, तो टाइम कितना लगा इसको फुल राउंड कंप्लीट करने के लिए? तो 2 पाई इंटू आर कर दिया हमने। आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी तो अभी हमने यहाँ पे अच्छा वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पे v रहने दें तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से निकाला हमने रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी। वी भी कट जाएगा ना, क्या बचेगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहाँ पे एक चीज देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टाइम पीरियड होता है ना, वो यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लियरली कि वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फॉर अ गिवन पार्टिकल, ठीक है, फॉर अ गिवन चार्ज, हम उसकी वेलोसिटी कुछ भी रखें, उसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स रहेगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कैसा हो सकता है कि हम मान लो कि हमने किसी पार्टिकल को लिया, ठीक है, और उसका चार्ज फिक्स रहेगा, मास फिक्स रहेगा, ठीक है। तो कैसे ऐसे पॉसिबल है कि अगर दो पार्टिकल हैं ऐसा, एक की वेलोसिटी है हाई और एक की वेलोसिटी है लो, दो पार्टिकल यहाँ पे रखे हुए, एक की वेलोसिटी है 100, एक की वेलोसिटी 1 है खाली, ओनली वन, एक की वेलोसिटी 100 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोनों सेम टाइम में चक्कर काटेंगे अपना? तो इसको हम आराम से समझा सकते हैं कि अगर किसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर मान लो कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका जो रेडियस होगा ना वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक का रेडियस कैसा हो गया, बड़ा हो गया, और एक का रेडियस कैसा है, छोटा। एक ये वाला पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी हमने मान लो ली है 2, तो ये ऐसे घूम करके आ जाता है, ये ऐसे घूमा आ गया। दूसरे पार्टिकल की हमने वेलोसिटी ले ली, इसकी मान लो हमने वेलोसिटी ले ली है 4, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, घूम करके आ जाएगा। इसको लगा मान लो अगर 2 माइक्रो सेकेंड, तो इसको भी क्या लगेगा 2 माइक्रो सेकेंड। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, लेकिन दोनों को टाइम कैसे लग रहा है, सेम। तो वो चीज कहाँ पे आके एडजस्ट हो रही है, वो चीज आकर के रेडियस में आकर के एडजस्ट हो रही है। जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। ये बड़ा वेलोसिटी वाला है, इसका रेडियस बड़ा हो गया, ये छोटा वेलोसिटी वाला है, इसका रेडियस छोटा हो गया, लेकिन दोनों अपना एक चक्कर जो है ना एक ही समय में काटता है। दोनों स्टार्ट यहाँ से करेंगे, 2 वाला 4 वाला दोनों वाला यहाँ से स्टार्ट करेगा
और दोनों ही यहाँ पे आकर के सेम टाइम पे एंड करेंगे, लेकिन एक का रेडियस कैसा है, बड़ा है, और एक का रेडियस कैसा है, छोटा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। हाई वेलोसिटी से क्या बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है। हाई वेलोसिटी से क्या बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है। और ये तुमको याद रखना है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये डायग्राम को, ये नोट कर लेना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड पॉइंट पे। पहला मैंने क्या लिखा था, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। जब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और यहाँ पे लिख देना है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर देना। उसके बाद देखो थर्ड में हमसे पूछा जाएगा कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय टी, ये हो जाएगा 2 पाई बाय टी। व्हाट इज टी है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी है, अपॉन क्यू बी ऊपर चला जाएगा, ये क्या बचेगा, क्यू बी अपॉन एम, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी होती कितना चक्कर वो काटेगा एक सेकेंड में, मतलब कितनी बार वो घूमेगा एक सेकेंड में, कितनी बार वो गोल गोल घूमेगा। तो फ्रीक्वेंसी का हमको पता है, फॉर्मूला क्या था कि 2 पाई एफ इक्वल टू ओमेगा होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा बाय 2 पाई, दैट इज क्यू बी बाय 2 पाई एफ, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा इसमें कि बताओ इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। हाँ उससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, किया वो ज्यादा आसान रहेगा, इससे करो ज्यादा आसान रहेगा। हाफ एम बी स्क्वायर, वी क्या यहाँ पे देखो तो, वी तो अभी हमने निकाला था ना, देखो वी यहाँ से देखो, वी हो जाएगा क्यू बी आर अपन है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। ये हमारी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। एक चीज याद रखना है कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल है, ठीक है, और दोनों का चार्ज फील्ड मास सेम है सब कुछ, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि एक का रेडियस छोटा है, एक का रेडियस बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा रेडियस होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, काइनेटिक एनर्जी का भी हमको फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना हम लोगों को ध्यान में रखनी है, ये सब तुम लोग नोट कर जाओ। और आगे जा करके हम लोग इस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते पढ़ते ना हम लोग आगे जा करके सीखेंगे, एक डिवाइस है कि साइक्लोट्रॉन। उस साइक्लोट्रॉन में जो है ना ये सब कंसेप्ट काफी मैटर करेंगे, इसको फटाफट नोट कर दो। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो उसके बाद देखो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, जैसे कि जो सीजीएस यूनिट होता है ना, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
वो होता है गॉस। तो उसके बाद जो ऐसा यूनिट होता है वो था टेस्ला, कल हमने देखा था। ठीक है, अगर पूछा जाएगा टेस्ला क्या होगा, तो सीधी सी बात है, हमने कहीं पे हमारे पास एक रीजन है, ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्यू भी था ना, तो हमसे पूछा जाएगा कि बी क्या हो जाएगा, एफ बाय क्यू भी हो जाएगा। तो हमने देखा कि कहीं पे एक चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का, उसको हम मूव करवा रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, तो इस पे हम कुछ फोर्स लग रहा होगा। वो जो फोर्स लग रहा होगा ना इसके ऊपर, जो फोर्स हमने नापा वहां पे, वही फोर्स क्या कहलाएगा वहां पे, 1 टेस्ला कहलाएगा। ठीक है, 1 कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, जो भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो क्या कहलाएगा वहां पे, 1 टेस्ला कहलाएगा। थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 टेस्ला कितना ज्यादा होता है कितना कम होता है। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ जो होता है वो 10⁻⁵ टेस्ला होता है। ये सिर्फ बातें जो है ना याद कर जाने के लिए, ठीक है। हमारे बॉडी में कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है 10⁻⁻10 टेस्ला के आसपास होता है। और इसलिए बताओ, हमारे बॉडी में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, देखा भी होगा कितनी बार कोई मैग्नेटिक थेरेपी करके होती है, जिसमें कि वो लोग ना मैग्नेट यूज करते हैं हमारे बॉडी को हील करने के लिए। कि हमारे बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो थोड़ा डिसअलाइन कर जाता होगा, तो उसको अलाइन करने के लिए वो लोग ऐसा कुछ यूज करते होंगे। तो मतलब कहने का मतलब यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक थेरेपी उससे पे काम करती है। उसके बाद एक होता है इंटरस्टेलर स्पेस, मतलब जो क्या कहते हैं, जो तारों के बीच में जो जगह होती है ना, वो स्टेलर मतलब स्टार्स हो गया। जो दो तार के बीच में जो जो स्टार्स होते हैं ना, उनके बीच में जो जगह होती है ना, वहां पे भी फील्ड होता है, लेकिन वो काफी कम होता है, वो 10⁻12 टेस्ला होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार, वहां पे जो एक्चुअली न्यूट्रॉन स्टार पता होगा कि जब कोई स्टार डाई आउट करता है ना, जब खत्म हो जाता है, तो उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, खाली वहां पे न्यूट्रॉन बचता है। वो एक्सट्रीमली डेंस होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, 10⁸ टेस्ला होता है, ठीक है। और अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं ना, ठीक है, लैब में जो बनाते हैं फील्ड, वो होता है लगभग 1 टेस्ला। और अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं ना, वो भी काफी स्ट्रांग बनाई जाती है, काफी स्ट्रांग करंट से बनाई जाती है, बिकॉज करंट जो होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ज्यादा करंट होगा तो फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पे भी डेवलप की जाती है, बिकॉज वो जो मैग्लेव ट्रेन्स होती है ना, मैग्नेटिक लेविटेड ट्रेन्स, जो कि अर्थ के ऊपर चलती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट पे ही काम करती है। तो उसके लिए बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, तो वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। 100-200 टेस्ला ऐसा होगा वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ आइडिया दे रहा था कि भाई फील्ड के बारे में थोड़ा सा, कि फील्ड कहाँ ज्यादा होती है कहाँ कम होती है, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन लाइक नहीं है, इसको रेस कर देता हूँ। सर न्यूट्रॉन स्टार क्या है? न्यूट्रॉन स्टार बोला तो अभी, जैसे जब स्टार खत्म हो जाता है ना, जैसे मान लो कोई स्टार है, ठीक है, अब वो स्टार जब डाई आउट करता है ना, तो वो या तो वो ब्लैक होल बन जाता है, नहीं तो वो क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। मतलब एक्चुअली ब्लैक होल इज आल्सो काइंड ऑफ न्यूट्रॉन स्टार ही बोल सकते हो, दोनों में कुछ, दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है सिमिलर ही होता है। तो स्टार में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है, खाली बच जाता है प्रोटॉन या न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो जो खाली न्यूक्लियस बच जाता है, न्यूक्लियस से भी क्या होता है, चार्ज पार्टिकल निकल जाते हैं सारे के सारे, खाली न्यूट्रॉन बच जाता है। वो जो न्यूट्रॉन जो होता है ना पूरे स्टार को बनाता है, और न्यूट्रॉन जो होता है बहुत भारी होता है, एक्चुअली बहुत डेंस होता है वो। तो वहां पे एक होता है ना, ब्लैक होल के पास मास होता है ना, उसके पास ब्लैक होल के पास मास होता है, बहुत ज्यादा मास होता है, ठीक है। तो चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्स ने एक्चुअली एक फोर्स का फॉर्मूला दिया था, ही वाज अ साइंटिस्ट, उसको 1902 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, लॉरेंट्स को।
तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो फोर्स लॉरेंट्ज ने क्या दी थी हमको, फोर्स के बारे में बताया था जो कि लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब सुना ध्यान से कि लॉरेंट्ज फोर्स जो है ना वो क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को लिया गया, तो याद रखना इस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो थी बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो किससे बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है। और जो तुम्हारा पूरा का पूरा जो सिलेबस जा रहा है ना 12th का, ये ऐसा अहेड में जा रहा कि तुमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है, तुमने पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाई करते रहे, ठीक है। उसके बाद क्या आया, अब तुम्हारा नया चैप्टर आ गया मैग्नेटिज्म, इसमें तुम पढ़ो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जब ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो खत्म हो गया, जब ये मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा एक नया चैप्टर आएगा दोनों के खत्म होने के बाद, उसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक्चुअली ये पढ़ाई ऐसे करवाई जा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ा, फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, फिर अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लॉरेंट्ज ने क्या बताया था, द फोर्स ऑन ए पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है हमको पता है वो क्या था, वो था क्यू ई। और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो भी हमको पता है, वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। अब लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो गया, दिस इज एफ इज कॉल्ड एज लॉरेंट्ज फोर्स, दिस इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारा हो जाएगा क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि जो लॉरेंट फोर्स है ना, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा लॉरेंट फोर्स का हो गया। अगर मान लो कहीं पे खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, खाली इसको यूज करेंगे, और कहीं पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड है खाली इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे, इसके बेसिस में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो हम लोग आगे में सॉल्व करते रहेंगे, तो बस नोट कर लेना, ठीक है। व्हाट डज लॉरेंट फोर्स गिव्स, याद रखना लॉरेंट फोर्स गिव्स force on charged particle in presence of electric field and magnetic, ठीक है। ये आपको ये बताता है, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, चार्ज पे फोर्स लगता है इन मैग्नेटिक फील्ड। ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि हम लॉरेंट फोर्स के बारे में पढ़े तो हमने वहाँ चार्ज के बारे में पढ़ा है। अब उसी लॉरेंट फोर्स से हम लोग क्या करेंगे, करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे देखो मान लो कोई करंट कैरिंग वायर अगर ऐसे है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, वैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसमें एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो जो भी वायर होती है उस पर जब करंट का फ्लो होता है तो क्या वो वायर चार्ज हो जाती है, आंसर इज नो। उसके पास अगर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 100 प्रोटॉन भी होते हैं, बस वही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन कहीं से पैदा हो जाते हैं, कोई नए इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। बैटरी कभी भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करती है, बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करती है। अब कोई वायर है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो वायर कैसी रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। अगर वो वायर न्यूट्रल है तो अगर हमने सोचो बाहर से अगर हमने कोई, जैसे ये तो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा हमने बाहर से कोई भी अगर
ये जैसे बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा अगर हमने बाहर से कोई भी तरह का अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया तो ये वायर में फोर्स लगने वाला नहीं है, ठीक है। सिंपल चार्ज था ना, अगर उसको रख दो, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो चार्ज भागता था, क्यों ही फोर्स लगता था। लेकिन इस वायर पे कोई भी तरह का फोर्स लगने वाला नहीं है, क्योंकि वायर कैसी है, न्यूट्रल है। तो लिख लो यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ ई वेक्टर फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर wire is zero as wire is neutral, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फोर्स लगेगा। अब चर्चा करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया तो भी क्या फोर्स जीरो लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे सप्लाई किया वोल्टेज, ठीक है। ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, ठीक है। एक मिनट, करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हाई है, ऐसे बराबर सही। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, तो अगर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो मूविंग चार्ज है और करंट मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है। तुम ये भी फिर आर्ग्यू कर सकते हो, तो यहाँ प्रोटॉन भी तो है, तो प्रोटॉन में तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तब तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए। लेकिन समझना यहाँ बात को ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, प्रोटॉन मूव नहीं करता है। प्रोटॉन बहुत भारी होता है, प्रोटॉन रेस्ट में रहता है, इसलिए यहाँ प्रोटॉन मूव नहीं करता है, खाली इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उस मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इस करंट कैरिंग वायर पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। इस चीज को हमको दिमाग में बैठा लेना, तो याद रखना इन बट मैग्नेटिक फील्ड exerts force on wire because electrons in wire move while protons are at rest due to heavy mass। इसलिए यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये अगर हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसमें, इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे, वायर बना रहे ना, तो पूरी की पूरी वायर पे फोर्स लगेगा। इसीलिए क्या होता है, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये पूरी की पूरी वायर जो होती है मूव करने लगती है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी वायर मूव करती है ऐसे करके, ठीक है। वो फोर्स किधर लगेगा, वो अंदर की तरफ बाहर की तरफ होगा, वो हम देख लेंगे। लेकिन पूरी वायर पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। मैं ये एक्चुअली एरो ऐसा नहीं बनाता हूँ, ठीक है। एरो अगर हम इसकी बात करें ना, अगर तो हमको देखना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पूरी वायर पे फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स लगेगा ना, ठीक है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। हाँ, अगर ऐसा फील्ड है तो ये फोर्स हो गया, ठीक है। फोर्स वायर पूरी वायर पे ऊपर की तरफ लगेगा, और ये पूरी की पूरी वायर को ऊपर की तरफ धक्का देने का कोशिश करेगा। ऐसा नहीं होता है कि वायर जो है ऐसे करके बेंड कर जाती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये पूरी की पूरी वायर पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, और पूरी की पूरी वायर जो होती है ऊपर उठने की कोशिश करती है। क्यों ऊपर उठने की कोशिश करती है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन मूविंग चार्ज है, और मूविंग चार्ज यहाँ पे कौन बना रहा है, तो मूविंग चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना रहा है, जो कि इसको वायर को ऊपर की तरफ धक्का देता है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि ये फोर्स कितना होगा, तो भाई फोर्स तो लग रहा है, तो फोर्स कितना होगा अगर इस पे करंट अगर आई फ्लो करेगी, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो तो चार्ज कितना उसमें था। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय टी इंटू वी, वी साइन थीटा। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी,
और इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद करो, ठीक है। हमने ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट फोर्स क्या हो जाएगा, Q बाय टी। Q बाय टी किसका किसका एक्सप्रेशन था, Q बाय टी था करंट, Q बाय टी था करंट आई। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम लग जाता है पूरा चार्ज जो ये डिस्टेंस क्रॉस करेगा, ठीक है। ये चार्ज फ्लो किया, यहां से चार्ज फ्लो किया यहां तक किया आगे, Q बाय टी क्या हो गया करंट, और वेलोसिटी इनटू दिस टाइम, ये वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इनटू टाइम क्या था, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ना, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो आई एल बी, और ये साइन थीटा उतर गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो याद रखना दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो नोट कर जाना कि जैसे चार्ज पे फोर्स लगता है वैसे करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आई एल क्रॉस बी। इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज जो हम आगे जाकर के डीसी मोटर जो तुमने पढ़ा भी है क्लास 10th में, सीबीएसई में भी था, आईसीएसई में भी था, तो वहां जो हमने डीसी मोटर पढ़ा था वो यही था। अभी क्लास के बाद फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, तुरंत ज्वाइन कर लेना, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, ज्वाइन कर लो तुरंत। दिस लिख लेना पे, दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन डीसी मोटर, इतना लिख लो बस, दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन डीसी